नमस्कार दोस्तों। रीट की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। L1 और L2 दोनों के लिए ही शिक्षा मनोविज्ञान का सिलेबस एक ही है। तो आप किताबें पढ़ चुके होंगे, गाइड वगैरह आपने पढ़ ली होगी। अब मैं आपके लिए लाया हूँ यूट्यूब पर जो RBSC बोर्ड की शिक्षा मनोविज्ञान के कक्षा 11 और 12 की किताबें हैं, उनमें जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। यहाँ नोट्स वगैरह बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल दोस्तों ध्यान रखना है कि आप जो है वो केवल ध्यान से सुने। हाईलाइट की भी चीज़ें आपको मिलेगी, हाईलाइट करते जाएंगे और उस हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे। तो शुरू करें। तो देखें क्या लिखा है NCERT में। ओके, तो दोस्तों ये है पाठ का नाम चिंतन एवं भाषा। ये मैंने क्यों लिया है दोस्तों, कारण ये है कि आपके जो यूनिट है वो है अधिगम का अर्थ संकल्पना। इसे में यहाँ दे रखा है चिंतन, कल्पना व तर्क। तो चिंतन और तर्क का यहाँ काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है और मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि इस टॉपिक को आप पहले कीजिए। तो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चिंतन और तर्कना, चिंतन के मूल तत्व और भाषा का स्वरूप। तो ये अपने सिलेबस में है नहीं, तो दो चीज़ें हम देखने जाएंगे। ओके, रेडी। तो विषय वस्तु जो है इधर ये है और हम यहाँ से शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रहा होगा प्रस्तावना। पहले आप प्रस्तावना पे आइए। हम छोटा ही वीडियो बनाएंगे, आप देखिए आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। आप अगर पसंद करेंगे तो इस वीडियो को हम जारी रखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की बात में कई बार चिंतन शब्द, यहाँ ये प्रिंट मिस्टेक है, चिंतन शब्द का उपयोग करते हैं। कभी किसी वस्तु व्यक्ति को याद करने पर मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, ध्यान देने में, अनिश्चितता के पर्यायवाची में, जैसे मैं कहता हूँ सोचता हूँ। जैसे हम किसी का नाम लेते हैं तो सोचते हैं, तो वो होता है चिंतन एक तरह से। तो चिंतन का स्वतंत्र अस्तित्व है। चिंतन का अर्थ विस्तृत है और इसमें अनेक मनोवैज्ञानिक प्रक्रम सम्मिलित है। जैसे मान लीजिए अचानक मुझे कहा कि रीट 2017 की जो परीक्षा है वो कब हुई, तो सोचने लग गए कि क्या तारीख थी। फिर याद आया कि ओ अच्छा 14 तारीख थी, मार्च थी या फरवरी थी, वो भी जैसे मैं कंफ्यूज हूँ तो सोचना पड़ेगा। तो क्या है चिंतन। चिंतन प्रायः संगठित और लक्ष्य निर्देशित होता है। देखो ये यहाँ से सीधे सीधे जो प्रश्न है ना दोस्तों जो बन रहे हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। चिंतन प्रायः संगठित और लक्ष्य निर्देशित होता है। इस वीडियो में हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम हाईलाइट किया हुआ पढ़ेंगे। फिर आप अंतर महसूस करना कि कौन सा ठीक रहेगा। मैं पहले से ही आपके लिए हाईलाइट करके रख दूँ वो ठीक है, या साथ साथ खाना बनाने से लेकर गणित के समस्या को हल करने के लिए हमें दिन प्रतिदिन सभी गतिविधियों का लक्ष्य होता है। इस अध्याय में चिंतन और भाषा के विकास को समझाया गया है। सबसे पहले चिंतन जो है उसका अर्थ, स्वरूप, उसके बारे में हम बात करेंगे। चिंतन किस तरह किया जाता है वो सब देखेंगे। तो आ जाते हैं सीधे चिंतन की परिभाषा। चिंतन मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो सभी प्राणियों में होती है। मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को सभी प्राणियों में होती, ध्यान रखना, भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ बताया है, तो कुछ लोगों ने इसे एक ऐसी मध्यस्थ प्रक्रिया माना है जो किसी समस्या अथवा उसका समाधान यानी अनुक्रिया के मध्य या बीच होता है। बेरोन 1992 के अनुसार चिंतन में संप्रत्यय किसे कहते हैं, कंसेप्ट, अवधारणा, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। यानी एक इमेज भी होती है, कुछ अवधारणाएं होती है, उस हिसाब से जो है चिंतन तैयार होता है। सिल्वरमैन। अब ये सारी परिभाषाएं आपको याद नहीं रखनी है, केवल आप समझ लीजिए और नहीं याद रहेगी। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, यानी आप पहले समझते हैं कि अर्थ क्या है, इन परिभाषाओं से अर्थ निकलेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो हम लोगों को उद्दीपक क्या होता है, जिस घटना से हम प्रेरित होते हैं। जैसे मान लीजिए भोजन की थाली को देखकर भूख जग जाती है, वैसे ही चाय बनने की खुशबू आती है या आवाज़ आती है वो कूटने की, टन टन टन, अदरक वगैरह, तो वो क्या है, उद्दीपक, और अपने इच्छा पैदा हो जाती है। तो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। शेंद्रोक 1995 के अनुसार चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़, तो सूचनाओं का जोड़ तोड़ होता है। जैसे मान लो मैंने कहा ना कि रीट 2000 पिछला जो एग्ज़ाम है 17 वाला कब हुआ था,
तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि फरवरी तारीख थी, तो वो क्या है, सूचनाएं हैं, उनका जोड़ तोड़ है। 11 तारीख थी, ठीक है। विशेषकर जब हम संप्रत्यय का निर्माण करते हैं, संप्रत्यय का मतलब कोई अवधारणा बना रहे हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो ये यहाँ कुल मिलाकर 4 क्या निकला, सार ये निकला कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम संप्रत्ययों का निर्माण करते हैं, सूचनाओं का जोड़ तोड़ करते हैं, वो सब चिंतन कहलाता है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें चिंतन के बारे में कुछ ठोस जानकारी, ओहो क्या बात है, तो अब लो भाई ठोस जानकारी देखते हैं, ठीक है। इतनी देर तो क्या है, मुलायम जानकारी थी। चिंतन में प्रतीकों, प्रतीक होता है ना कोई सिंबल चीज़ का, जैसे रीट का नाम लेते हैं या तो रीट 4 अक्षर याद आते हैं REET, या फिर कोई किताब याद आती है, कोई गाइड याद आती है। रीट की विज्ञप्ति नाम लेते एक चित्र सा याद आता है, विज्ञप्ति आई हुई, ठीक है। कंप्यूटर पर फॉर्म भराएंगे नाम लेते कंप्यूटर याद आता है, तो वो उससे प्रतीक हो गया। प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़ तो होता ही है। इसका मतलब स्पष्ट हुआ है कि चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है कि मेरे सामने कोई चीज़ हो तो उसी के बारे में, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में घड़ी रखी हुई है, तो इसके बारे में सोच रहे हैं तो मूर्त चिंतन हो गया। अमूर्त चिंतन भी होता है, मान लीजिए ये कहीं दूसरे कमरे में और मुझे याद आई कि मैंने घड़ी कहाँ रखी थी, तो वो क्या हुआ, वो उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, मगर उसके बारे में हम सोच सकते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उन वस्तुओं का कुछ प्रतीक मन में बना लेते हैं, जो जैसे अभी मैंने उदाहरण दिए, रीट की विज्ञप्ति, कंप्यूटर, घड़ी, और उसी आधार पर चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। चूँकि चिंतन में मानसिक जोड़ तोड़ होता है, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे कोई एक नया व्यक्ति आया है जो काफ़ी रोबदार है, तो रोबदार नाम लेते ही अब आपके दिमाग में एक छवि आएगी, या तो बड़ी बड़ी मूछें होगी या कोई लंबा चौड़ा होगा, नाम आया ना, तो ये क्या है, चिंतन। अब आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो चिंतन है। क्योंकि चिंतन ने मानसिक जोड़ तोड़ होता है जिसे बाहर से देखा नहीं जा सकता, अतः चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है, ठीक है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं, चिंतन की विशेषताएं। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। इसका मतलब यह हुआ कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपक या कोई समस्या तथा उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया अर्थात उसके समाधान के बीच में होने वाली प्रक्रिया है। यानी उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं अधिगम में। इससे स्पष्ट है कि चिंतन की, उद्दीपक मतलब भोजन, मान लीजिए वहाँ रखा हुआ है भोजन, ठीक है, हालांकि मैंने भी खाना खा रखा, आप सोचेंगे कि भोजन का उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि गुरुजी भूखे तो नहीं, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो उसको वो उद्दीपक है और मैंने उठ के वीडियो बीच में छोड़ के उधर चल दिया खाने के लिए, तो वो क्या हो गया, अनुक्रिया हो गई कि उसके लिए चल दिया। अर्थात समस्या उसका समाधान के बीच में होने वाली प्रक्रिया है। इससे स्पष्ट है कि चिंतन की प्रक्रिया किसी न किसी समस्या का समाधान होता है। अब चिंतन में क्यों करूँगा, मैंने सोचा कि आपको अब साइकोलॉजी में ऐसा क्या पढ़ाया जाए जो अभी तक शायद आपकी जिसको आवश्यकता महसूस हो रही है। तो चिंतन करते करते सोचा, सोचते सोचते दिमाग में आया कि कक्षा 11-12 शायद आपके पास अवेलेबल नहीं होगी और वो पढ़ा देते हैं। तो चिंतन, और चिंतन से समस्या के लिए मैंने सोचा और फिर उसका समाधान निकला। यही कारण है कि चिंतन को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे केटर ने, समस्या समाधान व्यवहार कहा है। तो चिंतन क्या है, समस्या समाधान भी है। अब बात करते हैं, तो चिंतन के देखो दो, एक तो प्रतीक होते हैं, वास्तविक उपस्थिति जरूरी नहीं है उस प्रतीक की, प्रतीक मन में बना लेते हैं, मानसिक जोड़ तोड़ होती है, सूचनाएं याद आती है, मध्यस्थ प्रक्रिया है, उद्दीपक और उसके प्रति की गई अनुक्रिया है, और समस्या का समाधान है। मूल रूप से चिंतन एक समस्या का समाधान है, ये बात आप ध्यान में रखें। चिंतन के प्रकार, मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को कई भागों में जो है बांटकर अध्ययन किया है। ये तो कलर काम का नहीं है, आपके लिए अच्छा सा कलर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। चिंतन को निम्न के 2 भागों में, जिकबार्डो और रुख, ठीक है, 2 भागों में बांटा है, स्वली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। बस ये 2 नाम ही याद रख लेना, चिंतन के 2 भाग, स्वली और यथार्थवादी। तो स्वली से कोई आदर्शवादी लग रहा होगा ना, स्वली, ठीक है। स्वली चिंतन क्या है, स्वाली चिंतन
जैसे चिंतन को कहा जाता है वैसे चिंतन को जिसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। काल्पनिक इच्छा, किसी चीज़ के बारे में सोचना, स्वप्न चित्र, अभिलाषा यानी इच्छाएं आदि सभी स्वाली चिंतन के उदाहरण है। यदि कोई छात्र कल्पना करता है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद वह बड़ा ऑफिसर बनेगा, तो उसके लिए उसके पास एक सुंदर बंगला होगा, ठीक है, जिसमें एक चमचमाती कार होगी, ओहो हो, और उसके जो है कार में उसके पास सुंदर बीवी के साथ बैठकर शेयर करेगा। और निश्चय ही स्वाली चिंतन है, यानी ख्याली पुलाव, हम यानी कल्पना करते हैं, ठीक है, तो वो स्वाली चिंतन हो गया जिसका कोई आधार नहीं है, वास्तविकता नहीं है, वो आदर्शवादी हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है। इस तरह के चिंतन की खास विशेषता है कि इसमें किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इससे तो कोई नई समस्या भले ही पैदा हो जाओ, समाधान इससे नहीं होता। अब है यथार्थवादी चिंतन। जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण दिया कि हाथ में घड़ी बांध रखी है, मैंने कहाँ रखी, मिल नहीं रही, अब मैं सोच रहा हूँ कहाँ हो सकती है, तो चिंतन हो गया। मुझे सोचना है कि और किस तरह से मैं मनोविज्ञान आपको और क्लियर करूँ, तो वो भी चिंतन हो गया। तो यथार्थवादी चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है, वास्तविक समस्याओं से होता है। और चिंतन एक समस्या समाधान है, इसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाता है। तो आपके समझ में आ गया ना कि भाई चिंतन करते हैं कि चलो बैठते हैं चिंतन करते हैं। कई बार होता है ना कि पार्टी हार गई तो हम चिंतन करेंगे क्यों हारी, होता ना, इससे आप देखते हैं। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति कार में बैठकर सफ़र कर रहा है और कार अचानक रुक जाती है, ऐसी समस्या के उत्पन्न होने पर व्यक्ति तरह तरह की बातें सोचता है कि पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो गया है ना, और कहीं इंजन में खराबी तो नहीं आ गई, कहीं टायर तो नहीं कट गया। इस तरह का चिंतन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण है। तो ये भी हो सकता है, और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। तो चिंतन के कितने प्रकार हो गए? 2, एक तो काल्पनिक स्वाली यानी ख्याली पुलाव, और एक यथार्थवादी। और चिंतन में क्या होता है? समस्या समाधान होता है। देखो दोस्तों, मैं 15-15 मिनट के लगभग वीडियो बनाऊंगा। मनोविज्ञान कक्षा 11 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आगे टॉपिक का नाम भी लिखा रहेगा। तो एक वीडियो देखते उसके ठीक नीचे अपने आप आपको वो शो हो जाएंगे, नहीं हो तो प्ले लिस्ट में भी आपको ये वीडियो शो हो जाएंगे। साथ ही साथ कोशिश करूँगा यस गुरु ऐप के ऊपर भी जो है ये अपलोड कर दूँ। रीट वाले विद्यार्थियों को पता होगा कि हमने एक यस गुरु ऐप भी बना रखा है, जिस पर क्या चल रहा है आजकल, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप प्ले स्टोर पर जाके ये 3 MB का ऐप लोड कर लेवें, और टेस्ट सीरीज जो है जिसमें कि 24 टेस्ट है रीट वालों के लिए, L2 के लिए, विज्ञान के भी और सामाजिक के भी, और L1 के लिए है 8 टेस्ट। तो उनको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेवें। OMR शीट का प्रिंट आउट निकाल लेवें। पेपर आपको हर सोमवार गुरुवार को टाइम टेबल के अनुसार मिलता है, उस टाइम टेबल को भी देख लेवें, वो सब। चलो हम दूसरी बात का चिंतन करने लग गए। अब हम वापस यथार्थवादी चिंतन इस पे आ जाते हैं। अब यथार्थवादी चिंतन को भी 3 भाग है। एक तो अभिसारी, अभिसारी का मतलब फैलना, अपसारी और अभिसारी ये होते हैं ना, विज्ञान में आप पढ़ते हैं। सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी, कुछ प्लान बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कागज़ पड़ा है तो इसका कुछ क्या उपयोग किया जाए, तो कवर चढ़ा लिया जाए या वगैरह जो भी। और आलोचनात्मक, ये तो होती रहती है, अक्सर बैठे हैं और दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कितना क्या है, ये है वो है, तो इस तरह से। अब अभिसारी चिंतन, इस तरह के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। ये शब्द आप पकड़ें, देखो मनोविज्ञान क्या है, शब्दों का खेल है, ठीक है, शब्दों को पकड़ना जरूरी है। तो निगमन, आगमन और निगमन। आगमन में पहले सरल बातें, फिर तर्क या सूत्र, और निगमन में सूत्र। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि 5 में 2 गुणा करने पर क्या आएगा, तो इसके उत्तर देने में निहित चिंतन अभिसारी चिंतन का उदाहरण होगा। 5 में 2 गुणा करने पर, तो हम सोचेंगे ये तो सिंपल है, मान लो दे दिया कि 50 को 25 से गुणा करने पर क्या आएगा, तो थोड़ा सा अपन सोचेंगे 25 जो 125 आगे शून्य लगाया, तो वो क्या हो गया, बढ़ रहा है, फैल रहा है। तो अभिसारी चिंतन, ठीक है, यानी विस्तार होता है जिसमें, ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना कि एक तरह से विस्तार जो है ना किसी चीज़ का, विस्तृत। अब है सृजनात्मक, हालांकि सृजन मेरे ख्याल से यहाँ नीचे होना चाहिए था जी, सृजनात्मक शुद्ध हिंदी की दृष्टि से। इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन कहते हैं। ध्यान रखना, निगमन और आगमन, ठीक है। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जब तक व्यक्ति इन तथ्यों
को अपनी ओर से नहीं जोड़ता है, अर्थात इन तथ्यों का सृजन नहीं करता है, समस्या समाधान नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति से कलम का असाधारण उपयोग बतलाने को कहा जाए तो वह व्यक्ति चिंतन करके अपनी ओर से कुछ असाधारण बात कलम के उपयोग के बारे में बतलाएगा। इस तरह के चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। कलम का साधारण उपयोग तो लिखने में होता है, अब इसका असाधारण उपयोग क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिए। तो कलम का असाधारण उपयोग अगर हम बात करें कि अखबार में कोई लेख लिखा, उसका प्रभाव पड़ा, या कोई पुस्तक लिखी, वो भी हो सकती है। तो इसी तरह का चिंतन सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। ऐसे चिंतन द्वारा जिस समस्या का समाधान होता है उसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता। तो इसमें कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता, कई उत्तर हो सकते हैं। पुनः देखो आप, अभिसारी है, ये निगमन भी है, ठीक है, अभी निगमन, ठीक है, अभी ई की मात्रा है, निगमन ई की मात्रा याद जोड़ के याद रखना। इसमें क्या होता है, निगमन है तो मतलब हमारी जो चीज़ दी हम उसके और विस्तार करते हैं। और सृजनात्मक एक तरह से हम इसको अपसारी भी कह सकते हैं, या हम इसमें कह सकते हैं कि कोई निश्चित उत्तर इसमें नहीं आता, तो आगमन है उदाहरण इसमें हम ले सकते हैं। अब है आलोचनात्मक, ठीक है, ये इतना और पढ़ लेते हैं दोस्तों, 2-4 मिनट, और इतने में फिर चिंतन पूरा हो जाएगा। फिर आएगा तर्क या तर्कना, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन जो है, आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए आपको क्या लग रहा है। दोस्तों मैं तो खुद जो है करके सीखने में विश्वास रखता हूँ, लोक की तरह अनुभववादी हूँ। तो आप मुझे बताना कि ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, मुझे कोई और इम्प्रूवमेंट आप अच्छे से समझ सको तो बताइए। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचना आप जानते हैं, इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण और दोष की परख कर लेता है। हमारे समाज में कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वे उसे सही समझकर मान लेते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति कम है। जैसे मान लीजिए होता ही है ना कि भाई नज़र लग गई, ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि आज जो है इसने दूध नहीं पिया बच्चे ने, नज़र लग गई, ठीक है, यहाँ तक तो बात मान ली। अब यहाँ तक कि दूध देने वाली भैंस है उसकी भी नज़र लग गई, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि काला रंग है तो उसके नज़र नहीं लगेगी। तो अब वो तो पूरी काली है भैंस, तो नज़र कैसे लगेगी? तो ये क्या हुआ, ये तर्क हुआ, ये आलोचनात्मक की तर्क हो सकता है। और एक व्यक्ति ने मान ली, जो बात कही मान ली, तो वो उसको सीधा सीधा स्वीकार करना हो गया, तो जो कि आलोचनात्मक चिंतन की कमी होने की वजह से। तो इस तरह के व्यक्ति में, दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ घटनाएं वस्तुओं के बारे में कहने पर उसका गुण दोष परखते हैं, तब उसे सही या गलत मानते हैं। यानी किसी व्यक्ति के बारे में कह दिया कि ये व्यक्ति फलां ऐसा है, मगर आपने उस बात को नहीं मान के खुद परखा, तो व्यक्ति में इस तरह के चिंतन को आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। अब क्रियाकलाप और आपके लिए, चिंतन को समझने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के सामने कुछ तथ्य अथवा समस्याएं रखिए, उनसे समस्या समाधान करवाइए और चिंतन क्षमता का अवलोकन कीजिए। जैसे राम बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यापारी बनेगा, यह किस प्रकार का चिंतन है, आप बताइए। राम बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यापारी बनेगा, तो ये क्या हो रही है, कल्पना हो रही है। तो ये कौन से प्रकार का चिंतन हो गया, स्वाली चिंतन हो गया। ध्यान रखना दोस्तों, विद्यार्थियों, सीधे सीधे कई बार ऐसे उदाहरण एनसीईआरटी या आरबीएसई की किताबों से, ये आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, और कहा भी गया है कि आपकी जो बोर्ड वाली किताबें उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, तो आप ध्यान रखें, ये उदाहरण जो है इसको याद रखें, ठीक है। तो सवाली प्रकार का चिंतन हो गया। अब चिंतन के मूल तत्व है। चिंतन हमारे पहले से विद्यमान ज्ञान पर निर्भर करता है। ऐसे ज्ञान का प्रतिनिधित्व मानसिक प्रतिमा या शब्द के रूप में निरूपित होता है। लोग प्राय मानसिक प्रतिमा या शब्द के माध्यम से सोचते हैं। मान लीजिए हम रेल मार्ग से या उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं जहाँ हम पहले गए थे, हम मार्ग और अन्य ग्रहों के जगहों के प्रति प्रतिनिधान का उपयोग करेंगे। सर्वप्रथम हम मानसिक प्रतिमा पर विचार करेंगे, यानी पहले हमारे दिमाग में, जैसे नाम लिया पटरी या रेलगाड़ी, तो दिमाग में हवाई जहाज़ तो सीधा दिमाग में आता है। हवाई जहाज़ का सफ़र बहुत शानदार रहा। अब मान लीजिए आपने किया है तो आपको वो एक समय से याद आएगा, नहीं किया तो आप कल्पना करेंगे कि शायद आसमान में उड़ रहे हैं और कैसा होगा, चित्र में देखा होगा, एक फिल्म में देखा होगा, तो वो इमेज सीधी दिमाग में आएगी। फिर मानव चिंतन के आधारों के रूप में संप्रत्यों का वर्णन करेंगे। संप्रत्य यानी कॉन्सेप्ट, अवधारणा।
अवधारणा क्या होती है? किसी चीज़ के प्रति आपकी धारणा। जैसे मैंने कहा माउस, अब माउस नाम लेते ही मेरे दिमाग में सीधा आएगा, कंप्यूटर के पास बैठा हूँ तो ये माउस आएगा। और अगर आप कहीं पढ़ाई के कमरे में बैठे और चूहा दौड़ रहा है तो आपको माउस वो ध्यान में आएगा। तो एक अवधारणा है आपकी। मानसिक प्रतिमा, चिंतन में प्रतिमा का अधिक महत्व है। प्रतिमा आप किसे कहते हैं? मूर्ति को बोलते हैं। तो यहाँ मूर्ति का मतलब वो नहीं है मूर्ति मंदिर वाली, या मूर्ति का तात्पर्य है, मूर्ति का तात्पर्य क्या हुआ यहाँ? कोई इमेज। जब भी हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो देखो चिंतन के बारे में हमने 8-10 बार पढ़ लिया कि इसमें एक समस्या का समाधान किया जाता है तो गत अनुभूतियाँ कुछ प्रतिमा के रूप में आकर या उसे समाधान में मदद करती है या फिर बाधा पहुंचाती है। प्रतिमा किसे कहते हैं? मॉर्गन, किंग और रॉबिन्सन 1981 के अनुसार सामान्यतः गत अनुभूतियों की कुछ विशेषताओं के पृथक्करण को प्रतिमा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि अनुभूतियों की कुछ खास विशेषताओं को जब हम मानसिक रूप से अलग करने में समर्थ हो जाते हैं तो इसे ही प्रतिमा कहते हैं। यानी कुछ खास विशेषताओं को हम अलग करने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई खास ऐसा एक्सपीरियंस रहा, मान लीजिए आप कहीं घूम के आए तो वो आपका एक खास एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा, यूनिक, तो उसको हमने अलग कर लिया एक तरह से, तो एक प्रतिमा बन गई, इमेज बन गई। उदाहरण के लिए कल पार्टी में अपने मित्र के विचित्र वेशभूषा को याद को या गुणों को मस्तिष्क में जब हम समर्थन में लाते हैं तो उस गुण या विशेषता को ही प्रतिमा की संज्ञा दी जाती है। यानी हमारे दिमाग में एक वो इमेज सी कैद हो जाती है, इमेज के जैसी। मान लीजिए आप कहीं पहाड़ी इलाके पे माउंट आबू, उदयपुर या कहीं शिरोई कहीं घूम के आए, फिर हम उसको एक चीज़ के रूप में, जैसे मैंने नाम लिया कि माउंट आबू, तो आपके दिमाग में आया होगा एक पहाड़ और पहाड़ के ऊपर चढ़े बादल दिख रहे हैं, सूर्यास्त, सनसेट, तो वो एक प्रतिमा बन गई। तो वो क्या है? प्रतिमा। चिंतन में प्रतिमा के महत्व को दिखवाने के लिए कई प्रयोग किए गए हैं। चिंतन में इमेज का तो विशेष महत्व है ही। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनमें से हम स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चिंतन में प्रतिमाओं का काफ़ी महत्व है। अब आपसे कह दिया कि मंगल ग्रह पे क्या चल रहा होगा, अब अपने को क्या पता क्या चल रहा है, कोई दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि मंगल ग्रह पे कैसा क्या होगा, एलियन होगा। अब एलियन मंगल ग्रह वाला नहीं देखा हमने, तो फिल्म में देखा है, मान लीजिए कोई मिल गया या कोई और फिल्म में, वही दिमाग में आ रहा है, वो तो मनुष्य की कल्पना है। तो इस तरह से प्रतिमा का रोल होता है। प्रतिमा के अभाव में चिंतन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं हो सकती। दूसरी तरफ इसके ठीक विपरीत परिणाम भी पाए गए हैं, जिसमें यह दिखलाया गया है कि चिंतन में प्रतिमा का कोई स्थान नहीं होता। इस तरह के विचार को प्रतिमाहीन चिंतन की संज्ञा दी जाती है। जैसे मान लीजिए अब कोई कवि की कल्पना है या कोई ऐसी कई बार चीज़ें आती है जिसमें प्रतिमा नहीं होती, मगर चिंतन के लिए कुल मिलाकर चिंतन एक समस्या समाधान है जिसमें मानसिक प्रक्रिया होती है, जोड़ तोड़ होते हैं, तथ्य याद लाए जाते हैं, एक प्रतिमा या इमेज होती है और उसके आधार पर चिंतन होता है किसी समस्या के समाधान के लिए। और चिंतन एक तो यथार्थवादी होता है और एक होता है काल्पनिक, स्वाली और यथार्थवादी। समझ में आ गया आपके? अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में तर्कना, जो कि आपके इसमें है। तो आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस? वीडियो पूरा देखा है तो ही आपको एक्सपीरियंस मिल पाएगा। चिंतन कीजिए आप कि ये कैसा है, और चिंतन करने के बाद में बताइए समस्या का समाधान हुआ क्या। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यस गुरु ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है? लाइक।